पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं देना, फिर प्रधानमंत्री पर हमले की बात कहकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी पार्टियों को खासा नाराज कर दिया है। यह नाराजगी सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। आमतौर पर ज्यादा समझदार और सहिष्णु मानी जाने वाली प्रियंका गांधी का बयान अपने शब्दों से कहीं ज्यादा कह गया है। विपक्षी पार्टियां जिन्हें सुविधा के लिए फिलहाल इंडिया गठबंधन कहा जा सकता है, अब मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल अपने 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने में लग गए हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू हुई तो ये बात भी होने लगी कि स्पीकर के चेंबर में मीटिंग पर मीटिंग क्यों हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से लोकसभा सचिवालय ने यह भी कह दिया कि लोकसभा में महिला सांसदों के घेराव से प्रधानमंत्री को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था। तो क्या विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ किया जा चुका है? असल सवाल यह है कि लोकसभा स्पीकर की स्थिति अचानक ऐसी क्यों हो गई, जैसी कुछ समय पहले राज्यसभा के पूर्व सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हुई थी। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी को बोलने से रोकने की कीमत ओम बिरला को भी चुकानी पड़ेगी, वही कीमत जो जगदीप धनखड़ को राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने से रोकने के बाद चुकानी पड़ी थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 2022 से 2025 तक जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे। उन्होंने 2025 के मॉनसून सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन यानी 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आधिकारिक वजह स्वास्थ्य बताई गई थी, लेकिन राजनीति में अचानक कुछ भी नहीं होता। 21 जुलाई से पहले बजट सत्र के आखिरी दिनों में राज्यसभा में गतिरोध अपने चरम पर था। धनखड़ लगातार विपक्षी नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे। अंग्रेजी के शब्दों में कहें तो वो स्कूल कर रहे थे। सपा सांसद जया बच्चन के साथ उनका विवाद खुलकर सामने आया। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इस खबर का असर हुआ। मॉनसून सत्र के पहले दिन उन्होंने राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया। राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई और उसी दिन शाम को अचानक खबर आई कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी सेहत खराब होने का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। परंपरा के मुताबिक उनका फेयरवेल भी नहीं हो सका, सीधे विदाई हो गई। अब सवाल उठता है कि इसका लोकसभा और उसके मौजूदा स्पीकर ओम बिरला से क्या लेना देना है। आधिकारिक तौर पर तो शायद कुछ भी नहीं, लेकिन राजनीति की दुनिया नियमों से ज्यादा परसेप्शन पर चलती है। कई बार ज्यादा मजबूत दिखना भी कमजोरी बन जाता है, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने लायक नहीं रहती, कड़वी हो जाती है। क्या इस बार लोकसभा स्पीकर की भूमिका भी उसी नज़र से देखा जा सकता है? क्या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की आहट सत्ता पक्ष के लिए एक और संकेत है? इस पर दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बता सकते हैं कि फिलहाल तस्वीर क्या है। तो हकीकत यह है कि राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को सदन में बोलने नहीं दिया गया। बजट सत्र में विपक्ष के 8 सांसद निलंबित कर दिए गए। विपक्षी महिला सांसदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की तैयारी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इन घटनाओं के बाद स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात का आरोप और गहरा गया है। विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि बातचीत का रास्ता अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है और इसी वजह से लोकसभा स्पीकर के चेंबर में हर दिन कई मीटिंग्स हो रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी और टीआर बालू ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके चैम्बर में मुलाकात की। मकसद था इस टकराव को टालना। विपक्षी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते उनको बोलने दिया जाए, वो जो कहना चाह रहे थे वो कहने दिया जाए। जनरल नरवणे की पुस्तक समेत जिन मुद्दों पर विपक्ष बोलना चाहता है उस पर चर्चा हो। कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन खत्म किया जाए और महिला सांसदों पर लगाए गए आरोप वापस लिए जाए। स्पीकर ने कहा कि वो सरकार से बात करने के बाद विपक्ष को इसकी जानकारी देंगे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि 4 मुद्दों पर बोलने की अनुमति मांगी गई है। इसके बाद
बजट पर चर्चा शुरू हो सकेगी। स्पीकर ने सरकार से बात कर अपडेट करने की बात कही है। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दल स्पीकर के अंतिम फैसले और मंगलवार को सदन में सरकार के रुख देखने के बाद अगला कदम तय करेंगे। मतलब आज सरकार का क्या रुख रहता है उसके हिसाब से विपक्ष ये तय करेगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है या यहीं उसे रोक देना है। बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला सोमवार सुबह हुआ। यह फैसला राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सदन स्थित कार्यालय में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वाम दल भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत नोटिस देगा। इस नोटिस पर 100 से अधिक विपक्षी सांसदों ने सोमवार को ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। स्पीकर पर लगातार पक्षपात का आरोप लगा रहे विपक्ष के तेवर कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के बयान से भी साफ समझ में आता है। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष छाया प्रधानमंत्री होता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन स्पीकर उन्हें बोलने नहीं देते। वही सत्ता पक्ष जब चाहे जो चाहे सदन में बोल सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कार्रवाई के विकल्प हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने तो सीधे तौर पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी। हालांकि अगर विपक्ष यह प्रस्ताव लाता भी है तो सत्ता पक्ष के पास बहुमत होने के कारण ओम बिरला की कुर्सी को तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन आसन की निष्पक्षता और उनकी छवि पर राजनीतिक विवाद की छाया जरूर पड़ जाएगी। अब जान लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, कैसे ये कदम उठाया जाता है। इसकी शुरुआत लिखित नोटिस से होती है। संसदीय नियमों के अनुसार इसके लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना जरूरी होता है। इस अवधि को सदन की सहमति से भी कम किया जा सकता है। नोटिस को न्यूनतम संख्या में सांसदों का समर्थन भी चाहिए ताकि यह कदम सिर्फ प्रतीकात्मक न रह जाए। नोटिस की अवधि पूरी होने और प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद इसे चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। इस दौरान स्पीकर स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करते, उनकी जगह उपाध्यक्ष कार्यवाही संचालित करते हैं। उपाध्यक्ष के न होने पर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। इस प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू मतदान है। स्पीकर को हटाने के लिए सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए लोकसभा की कुल संख्या सदस्य की संख्या का बहुमत होना चाहिए, यानी 243 सदस्यों वाले लोकसभा में कम से कम 272 वोट पड़े, तभी स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है। सीटें खाली हों, सदस्य अनुपस्थित हो या मतदान से दूर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि स्पीकर को हटाना कई बार सरकार गिराने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष का ये कदम सिर्फ जीत के लिए नहीं उठाया जा रहा। अधिकतर मामलों में उद्देश्य संख्या बल के दम पर कुर्सी गिराना नहीं होता। यह कदम एक संस्थागत संकेत देने के लिए उठाया जाता है। इसके जरिए कथित पक्षपात के आरोप औपचारिक रूप से रिकॉर्ड पर दर्ज कर लिए जाते हैं। स्पीकर के आचरण को चुनौती दी जाती है और संसद की गिरती हुई परंपराओं पर बहस को केंद्र में लाया जाता है। अगर इस बार विपक्ष कोशिश करता है तो इससे पहले 4 बार लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। एक बार भी यह पारित नहीं हो सका था। सबसे पहली बार यह प्रस्ताव जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। हुकुम सिंह के खिलाफ आया प्रस्ताव पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण पेश ही नहीं किया जा सका। तीसरी बार विपक्ष ने तत्कालीन स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन यह भी पारित नहीं हुआ था।